हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए समाजशास्त्र के सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर, जिसका शीर्षक डेवलपमेंट इन इंडिया है, कि सन 2022 में पूछे गए प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग सन 2022 में एमए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र के थर्ड पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं और उनके क्या सही उत्तर है उसको जानते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में जो आपके कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे और इस प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है वो है डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह है सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष के शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभुत्व को संस्थागत बनाती है। ऑप्शन ए लिंग असमानता, ऑप्शन बी पुरुषत्व, ऑप्शन सी पितृसत्तात्मकता, ऑप्शन डी स्त्रीत्व। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी पितृसत्तात्मकता। पितृसत्तात्मकता जो होती है वो महिलाओं पर पुरुषों के जो शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व को संस्थागत बनाती है। तो प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए एम.एस.ए. राव, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास। प्रश्न संख्या दो का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। एम.एन. श्रीनिवास ने जो है जाति व्यवस्था में गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए जो है संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या तीन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान चर नहीं है। ऑप्शन ए दिया है प्रदत्त एवं अर्जित, ऑप्शन बी दिया है भावनात्मक एवं भावनात्मक तटस्थता, ऑप्शन सी दिया है कि विसरण एवं विशिष्टीकरण, और ऑप्शन डी दिया है कि अभिव्यंजक एवं उपकरणात्मक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या तीन का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण समाज में कौन से प्रमुख समूह जजमानी प्रथा का गठन करते हैं। ऑप्शन ए सेवा जाति एवं प्रभु जाति, ऑप्शन बी जजमान एवं प्रभु जाति, ऑप्शन सी कमीन एवं प्रभु जाति, और ऑप्शन डी जजमान एवं कमीन। तो जो ग्रामीण भारत है उसमें जो जजमानी प्रथा है जो अंतर्जातीय संबंधों को व्यक्त करती है, उसमें एक जजमान होता है और एक कमीन। जजमान जो सेवा लेती है और कमीन जो सेवा प्रदान करती है। तो जजमान और कमीन मिल करके जजमानी प्रथा का गठन करते हैं। तो प्रश्न संख्या चार का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृति का प्रसार होता है। ऑप्शन ए लोगों के आवागमन से, ऑप्शन बी टीवी और इंटरनेट, ऑप्शन सी युद्ध और अभियान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो संस्कृति का प्रसार जो है लोगों के आवागमन से भी होता है, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, युद्ध और अन्य अभियान जो है उनके माध्यम से संस्कृति का प्रसार होता है। तो प्रश्न संख्या पाँच का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या छः को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव के रूप में समझा जाता है। ऑप्शन ए उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन बी भूमि संरक्षण, ऑप्शन सी उद्योगों के विकास, ऑप्शन डी क्षेत्रीय एवं व्यक्तिगत असमानता में वृद्धि। तो हरित क्रांति का जो नकारात्मक प्रभाव था वह था क्षेत्रीय एवं व्यक्तिगत असमानता में वृद्धि। तो प्रश्न संख्या छः का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या सात को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को व्याख्यात किया जा सकता है। प्रश्न सात के जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए दिया है कि विकास पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है, ऑप्शन बी निजी संपत्ति को समाप्त कर सभी उत्पादन राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाना, ऑप्शन सी पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल के तत्वों को एक साथ मिला लिया जाना, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित और जो अर्थव्यवस्था है जिसमें आपके निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को
समान रूप से महत्व दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल के तत्वों को एक साथ मिला लिया जाना। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास का पूंजीवादी प्रारूप संबंधित है किस देश से। ऑप्शन ए यूएसएसआर, ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन सी जो दिया है यूएसए, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकास का पूंजीवादी प्रारूप जो है वो यूएसए से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो भारत में जो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजना का विचार भारत में अपनाया गया। पंचवर्षीय योजना भारत ने किस देश से ग्रहण की थी उसके बारे में आपसे पूछा गया। ऑप्शन जो दिए गए हैं 4, उसमें से ऑप्शन ए है कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से, यानी सोवियत संघ से। सोवियत संघ से हमने जो है पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अपनाया है, उसके विचार को ग्रहण किया है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी मेघा पाटिकर, ऑप्शन सी मेनका गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है संबंध मेघा पाटेकर का है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक जो है मैक्स वेबर की है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार भारत की विकास नीति के प्रारंभिक चरण का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए योजना, ऑप्शन बी उदारीकरण, ऑप्शन सी सहकारी कृषि, ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता। तो भारत की विकास की जो नीति के प्रारंभिक चरण के जो हिस्से थे उसमें योजना शामिल है, सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग वो भी शामिल है, और आत्मनिर्भरता यह भी शामिल है। उदारीकरण जो है वह शामिल नहीं था। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी स्टील प्लांट्स, ऑप्शन सी बंदरगाह, ऑप्शन डी उद्योग इंडस्ट्री। तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रथम प्राथमिकता सर्वोच्च प्राथमिकता थी वो थी कृषि। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए समावेशी विकास और गरीबी में कमी, ऑप्शन बी समावेशी एवं सतत विकास, ऑप्शन सी बेरोजगारी को कम करने के लिए सतत और समावेशी विकास, ऑप्शन डी तीव्र टिकाऊ एवं अधिक समावेशी विकास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी समावेशी एवं सतत विकास। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री।
तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व सिकुड़ रहा है क्योंकि हम, ऑप्शन ए विदेश स्थित लोगों से तुरंत बात कर सकते हैं, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी हम पहले की तुलना में तेजी से यात्रा और संचार कर सकते हैं, ऑप्शन डी बहुराष्ट्रीय निगमों के कारण। विश्व सिकुड़ रहा है, इसका कारण ये है कि हम जो है पहले की तुलना में अधिक तेज़ी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, संचार के विभिन्न माध्यम हैं। पलक झपकते जो है यहाँ से आप कहीं भी बात कर सकते हैं, अपने घर बैठे अमेरिका, लंदन, कहीं भी, और पलक झपकते आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में कहा कि विश्व जो है वह सिकुड़ रहा है, प्रसंख्या यानी भौगोलिक दूरी घट रही है। तो प्रसंख्या 18 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसंख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सिमोन द बोवर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए सेकेंड सेक्स, ऑप्शन बी क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, ऑप्शन सी फेमिनिन मिस्टिक, ऑप्शन डी द पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सेकेंड सेक्स। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1953 में। तो सन 1951 में जो है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। ये प्रश्न जो है इसके पहले भी आ चुका है, ये प्रश्न देखिए रिपीट भी हो गया है इस पेपर में। तो भारत में हमने कहा कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने अपनाया था। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने हिंदू वृद्धि दर शब्द गढ़ा। ऑप्शन ए राजकृष्ण, ऑप्शन बी महानोबिस, ऑप्शन सी NB गाडगिल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हिंदू वृद्धि दर जो शब्द है वो राजकृष्ण के द्वारा गढ़ा गया। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विदेशी व्यक्तियों अथवा विचारों के प्रति भय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जीनोफोबिया, ऑप्शन बी निर्जाति केंद्रवाद, ऑप्शन सी सांस्कृतिक प्रसार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन ए जीनोफोबिया। जीनोफोबिया को हम लोग विदेशी व्यक्तियों अथवा विचारों के प्रति भय के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुँच को सामान्यतः कहा जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक असमानता, ऑप्शन बी सामाजिक बहुलता, ऑप्शन सी सामाजिक अस्थिरीकरण, ऑप्शन डी सामाजिक संघर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा होगा सामाजिक असमानता। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन की स्थापना को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी उपनिवेशवाद, ऑप्शन डी सामंतवाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए साम्राज्यवाद। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी 3री पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी यह आपका सही उत्तर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 27 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 9वीं। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
अध्येता विकास प्रेरित विस्थापन के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी माइकल सेर्निया, ऑप्शन सी सस्किया ससेन, ऑप्शन डी रॉबिन विलियम्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी माइकल सेर्निया। प्रश्न संख्या 28 को ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के वैश्वीकरण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए इसने सेवा क्षेत्र में नौकरियों का सृजन किया, यह सही है। ऑप्शन बी शिक्षा, कौशल और धन वाले लोगों का लाभ नहीं हुआ, ये जो है गलत है। ऑप्शन सी जो है वैश्वीकरण का लाभ समान नहीं है, ये भी सत्य है। और ऑप्शन डी श्रम कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया जाता है और श्रमिकों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किसने कहा है कि वैश्वीकरण में आधुनिकता एवं उत्तर आधुनिकता दोनों शामिल हैं। ऑप्शन ए वालरस्टीन, ऑप्शन बी वाटर्स, ऑप्शन सी गिडेंस, ऑप्शन डी रॉबर्टसन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने कहा कि वैश्वीकरण में आधुनिकता एवं उत्तर आधुनिकता दोनों शामिल हैं। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिक विदेशी निवेश के कारण देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए बाजारों का एकीकरण, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन डी वैश्वीकरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसको हम लोग जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है जिसमें अधिक विदेशी निवेश के कारण देश के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध की प्रक्रिया जो है वो स्थापित होती है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी वैश्वीकरण आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक परिवेश में सीमांत रहने का कारण है। ऑप्शन ए अलग भाषा, ऑप्शन बी अलग धर्म, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सामाजिक परिवेश में सीमांत रहने का ये तीनों कारण है, भाषा अलग होना, धर्म का अलग होना, अल्पसंख्यक। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान चर आधुनिक समाज को इंगित करता है। ऑप्शन ए भावनात्मक, ऑप्शन बी उपलब्धि, ऑप्शन सी प्रदत्त, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपलब्धि या अचीवमेंट। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर संबंधित है। ऑप्शन ए आतंकवाद से, ऑप्शन बी पर्यावरण एवं विकास से, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार से, ऑप्शन डी पायरेसी से। तो यह जो रिपोर्ट है वह आपके संबंधित है पर्यावरण एवं विकास से। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे संधारणीयता के 3 आधार के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था। ऑप्शन ए NV गाडगिल, ऑप्शन बी KRB राव, ऑप्शन सी PC महालनोबिस, ऑप्शन डी CN लॉयर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी PC महालनोबिस। इन्होंने जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया है। तो नीति आयोग जो है वो योजना आयोग का स्थान लिया है। योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक रहने के लिए लोगों का आवागमन है। ऑप्शन ए प्रवासन, ऑप्शन बी प्राकृतिक वृद्धि की दर, ऑप्शन सी मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रवासन, माइग्रेशन। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है।
ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में कौन होगा, यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। तो कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय संसद के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपके सन 2022 का ये प्रश्न पत्र था, उसमें आपसे जो 40 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।